Hi everyone, welcome to KMODs only. Till now, I have discussed about hydrocarbons and physical and preparation method of alkanes. From today, I will discuss chemical property of alkane and also the conformations. As we know that between the carbon-carbon, there is a single bond exist in the alkane. So that's why there is a conformations also exist due to the free rotation about the single bond. Okay, so I will discuss from the chemical property of alkanes. So directly I will start from there. Chemical property of alkane, you can see here. As already mentioned, alkane are generally inert. That is, alkanes are non-polar and they are very less reactive for towards the acid, base, and oxidizing, and also towards the reducing agents. You can see here. However, they undergoes following reaction under the certain condition. मतलब कि हमको कुछ सर्टेन कंडीशन अप्लाई करने के बाद से एल्केन भी रिएक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हम देखेंगे कैसे किया गया है। देखिए, पहले इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस, मतलब एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा CH4 है, तो मतलब 4 हाइड्रोजन होंगे, इसमें से हमने जस्ट सपोज एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो अब एक बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एटम आ जाता है, उस एलिमेंट आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहला इसमें और भी कुछ चीज़ें देखिए। लोअर एल्केन जो होते हैं डू नॉट गो, इसमें मतलब कि जो हमारा जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्केन से, वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड कर सकते हैं, हैलोजनेशन कर सकते हैं। हैलोजनेशन मतलब जो हमारा हैलोजन ग्रुप होता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से कोई एक रिएक्ट कर सकता है वहाँ पे। बट जो हमारा लोअर एल्केन होते हैं वो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ओनली वो क्या दे सकते हैं, मतलब कि हैलोजनेशन रिएक्शन दे सकते हैं। वो भी कब? हायर टेम्परेचर होना चाहिए, लाइक 573 टू 773 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और या फिर अगर टेम्परेचर हम नहीं दे रहे हैं तो डिफ्यूज सनलाइट होना चाहिए और अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए हम लोअर एल्केन का यहाँ पे हैलोजनेशन करेंगे। हैलोजनेशन मतलब Cl2 जो है हैलोजन ग्रुप का मॉलिक्यूल है, और मेथेन से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO क्या है? ये सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हुआ है? मेथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक क्लोरीन हमारा अटैच हो गया है। इसको भी डिटेल में आगे हम फ्री रेडिकल रिएक्शन, चेन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि ये रिएक्शन होता कैसे है। अभी आप बस यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया है। ठीक, उसी तरह से अब ये जो फॉर्म हुआ है, यहाँ से अभी अभी भी तो 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 हाइड्रोजन और यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं और क्लोरीन एटम वहाँ पे जाके ऐड हो सकता है। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे एक क्लोरीन ऐड हुआ है और सेकेंड वाले में 2 क्लोरीन आ गया है, थर्ड वाले में एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 क्लोरीन आ गया है, और फोर्थ वाले स्टेप में भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, उसको भी रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया। तो ये हमारा जितना भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ में, उस सबको रिप्लेस करके क्लोरीन अपना बॉन्ड बना सकता है कार्बन से। ये हमारा जो होता है टेट्राक्लोरोमेथेन, ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है रिएक्शन में। इसको आगे अभी हम देखेंगे। बस यहाँ पे समझाना था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, मतलब कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में। और ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता जाता है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दी हूँ। जैसे हमने मेथेन का वहाँ पे हैलोजनेशन देखा था,
वैसे एक ग्रुप और इंक्रीज़ करके इथेन का हम हैलोजनेशन देखेंगे। इथेन जो है क्लोरीन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो वैसे ही क्लोरोइथेन का फॉर्म करेगा। एक ही हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ है और क्लोरीन एटम आके ऐड हो गया है, और जो एक हाइड्रोजन यहाँ मीथेन से निकला है वो दूसरा वाला जो क्लोरीन बचेगा उसके साथ में HCl बना लेगा। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सा रिएक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस। ओके, अब इसमें देखिए कुछ कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। इन इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विथ हैलोजन, हैलोजन की जो रिएक्टिविटी होती है ये ऑर्डर होती है। लाइक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, और जो हम एल्केन का रिएक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसको आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पे बस इतना समझो कि जो एल्केन की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होती है, और हैलोजन जो ग्रुप होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। ठीक, बट इसमें भी जो फ्लोरीन होता है बहुत ही वॉलेंट होता है, इसको कंट्रोल करना इजी नहीं होता है। इस वजह से ये हमारा जो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इसको हम नहीं करते हैं, और इस वजह से नहीं करते क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बस हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये सब एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आयोडीन को भी नहीं प्रीफर करते हैं क्योंकि ये जो होता है बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है एल्केन के साथ में, और रिवर्सिबल होता है, मतलब कि जैसे ही रिएक्ट करेगा देन अगेन रिवर्स रिएक्शन में जाके अपना आयोडीन का फॉर्मेशन कर लेगा, आयोडीन मॉलिक्यूल का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि एल्केन के साथ में आयोडीन का रिएक्शन हो तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? HiO3 हो सकता है, HNO3 हो सकता है। ठीक, इन दोनों के प्रेजेंस में अगर हम एल्केन का रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो पॉसिबल हो सकता है। लाइक देखिए यहाँ पे मीथेन ग्रुप हमने लिया है और I2 मतलब आयोडीन ग्रुप लिया है, और ये रिएक्शन जब हम करा रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम का साइन लगाया गया है क्योंकि ये वापस से जैसे प्रोडक्ट बना रहा है वैसे रिएक्टेंट भी बना सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा HI है इसको रोकना होगा, तो उसका मतलब ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऐड कर दिया इसमें, तो जो हमारा HI का फॉर्मेशन हुआ था वो अलग से अपना I2 प्रोडक्ट के साइड में बना लेगा, और हमको जो रिएक्शन चाहिए था सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब CH3I हमारा प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। ठीक, वो भी किसके यूज़ से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किए हैं इस वजह से। ठीक, ये हो गया हमारा ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, और कौन से कंडीशन में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया यहाँ पे। और जैसा कि मैंने इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के टाइम पे ही बता दिया था कि जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, देन प्रोपोगेशन एंड देन फाइनली इन टर्मिनेशन। ओके, तो हम इसका फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म जो है 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो सनलाइट होती है हमारे क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है तो क्लोरीन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। होमोलाइटिक फिजन होता है यहाँ पे, होमोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है। ये 2 मॉलिक्यूल है ना क्लोरीन के, तो एक ये पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो है एक क्लोरीन की तरफ जाएगा, दूसरा वाला इधर आएगा। होमोलाइटिक फिजन होता है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा जो फ्री रेडिकल क्लोरीन फॉर्म हो जाता है। और सेकेंड वाले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है उसको हम मीथेन के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं। तो ये जो हमारा क्लोरीन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा वीक होता है, इस वजह से ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो हमारा मीथेन का फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना के प्रोडक्ट के साइड में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, लिखा हुआ है मिथाइल रेडिकल thus obtain attack the second molecule of chlorine to form the CH3Cl। अब जो हमारा एक क्लोरीन हमने इसमें यूज़ कर लिया है, तो अभी सेकेंड वाला तो क्लोरीन बचा हुआ है ना, ये वाला क्लोरीन एक है, तो ये क्या करेगा अगेन ये मीथेन पे आके मिथाइल रेडिकल पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको CH3Cl के फॉर्म में बना देगा, और हमारा जो Cl रेडिकल है एक और बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
जो दूसरा वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा उसका यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो फिर से क्लोरीन ब्रेक होगा रेडिकल में और ये मिथाइल रेडिकल पे अटैक करके CH3Cl बना लेगा और एक और Cl का जो रेडिकल है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा प्रोपगेशन स्टेप। इनिशिएशन हमने देख लिया, प्रोपगेशन देख लिया। अब इसका प्रोपगेशन में जो कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं इसको मैं पढ़ देती हूँ। जो मैंने समझाया वही चीज़ें लिखी हुई हैं, बट यहाँ पे मेन मोटो है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझना, इस वजह से उसको पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए मैं उसको भी रीड कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसमें देखिए प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है कि क्लोरीन और मिथाइल फ्री रेडिकल जो हैं जनरेट हो गए हैं ऊपर के स्टेप्स में, और इन स्टेप्स को हम रिपीट कर सकते हैं। कुछ और भी प्रोपगेशन के स्टेप हो सकते हैं, आगे दिखाया गया है, उसको मैं दिखाती हूँ। देखिए क्या यहाँ पे और बनाया गया है। जैसे देखिए टू सच स्टेप्स गिवन बिलो एक्सप्लेन हाउ मोर हाईली हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो हमारा उस वाले स्टेप में फॉर्म हुआ था CH3Cl, उसको अगेन ये जो Cl है उससे अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के एक यहाँ पे ये मिथाइलेटेड क्लोरीन का जो हमारा फ्री रेडिकल एक और फॉर्म कर देगा। फिर ये फाइनल स्टेप में एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा और इस पे अटैक करके CH2Cl2 बना लेगा और एक हमारा क्लोरीन का फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इतने हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं फॉर्म हो गए हैं। अब इसमें हमको देखना है चेन टर्मिनेशन। चेन का जो है टर्मिनेशन किस प्रोसेस से होता है। फर्स्ट वाले स्टेप में हमारा क्लोरीन रेडिकल बना हुआ था और यहाँ पे भी एक क्लोरीन रेडिकल बना हुआ है, तो ये दोनों क्लोरीन मिलके एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक, ये बॉन्ड का कैसे फॉर्म करेगा, जैसे क्लोरीन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास में और एक और क्लोरीन है, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के Cl बॉन्ड बना लेते हैं। यही एक प्रोसेस होता है, क्योंकि बॉन्ड में दो ही इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक उसी तरह से फर्स्ट वाले स्टेप में एक मिथाइल रेडिकल का फॉर्म हुआ था और अगेन एक और मिथाइल ग्रुप तो उस रिएक्शन में होगा ही, ये दोनों आपस में मिलके फॉर्म कर लेंगे मतलब बॉन्ड का। और जितने भी इसमें फ्री रेडिकल का मतलब फॉर्मेशन हुए थे वो आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे और चेन का टर्मिनेशन कर देंगे, इसलिए इसको हम थर्ड स्टेप में चेन टर्मिनेशन के नाम से यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे समझाई है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सी जो सी वाला स्टेप है ये हमारा जो होता है ना वो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है। यहाँ पे जो हमारा ये इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक, और ये जो हमारा फाइनल स्टेप में सी में फॉर्म हुआ है CH3Cl, ये हमारा फ्री रेडिकल का टर्मिनेशन कर दे रहा है यहाँ पे। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो इथेन का फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल के थ्रू वो कैसे होता है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे मतलब वो एज अ बाई प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। ठीक, इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे क्या है इसमें। कंबशन में क्या होता है, एल्केन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑक्सीजन, तो ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं एल्केन का। ठीक, ये मैंने इंट्रोडक्शन टाइम पे भी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ये चीज़। ठीक, ये हो गया हमारा क्या कंबशन। अब कंबशन का जो रिएक्शन इंक्लूड होता है उसमें उसको देखेंगे। देखिए पहले मीथेन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये क्या हो रहा है, पहले ये क्या कर रहा है, CO2 का फॉर्मेशन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे जो हीट का रिलीज़ हुआ है -8 हीट का रिलीज़ होना को क्या करते हैं, उसको निगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। और 890 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी मतलब रिलीज़ हो रही है। ठीक, और ये देखिए हमारा सेकेंड वाला स्टेप में क्या, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल क्या लिया गया है, ब्यूटेन लिया गया है और इसको हीट कर रहे हैं, इसको रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना रहा है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उससे भी ज़्यादा हो रही है। देखिए जैसे हमने
इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाया एल्केन का तो और भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कंबशन। अब इसमें कंबशन का मीन इसमें क्या होता है, द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन, कोई भी एल्केन के लिए जो इक्वेशन होता है एल्केन का, उसको हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपको एग्ज़ाम में दे दिया है कि कंबशन कराना है किसी मतलब मॉलिक्यूल का, तो उस मॉलिक्यूल से आप ये पता कर सकते हो, एल्केन से ये पता कर सकते हो कि जैसे इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे, एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो CnH2 n+2 जो होता है हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है, प्लस जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा कितना होगा 3n+1/2, ठीक। ये हो गया ऑक्सीजन का नंबर, और जो हमारा CO2 का फॉर्म होगा उतने ही बनेगा जितना हमारा कार्बन एटम लिया गया है, उतने नंबर ऑफ मोल बनेंगे, ठीक। और हमारा H2O का जो फॉर्म होगा, जितना कार्बन एटम है उसमें एक और ऐड कर देंगे तो उतना हमारा H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया जनरल फार्मूला। देखिए एक लाइन ये लिखा गया है, ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ एल्केन आर यूज्ड एज ए फ्यूल। ये मैंने बार बार चीज़ें आपको बताई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइंस है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी की लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये लिखा हुआ ऐसे है बट आपको दिमाग में रहेगा तो मतलब क्वेश्चंस आप कवर कर ले जाओगे, ठीक। ये एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट हमारा कंबशन होता है ये एल्केन का, तो ये इस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक। अब हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसमें अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन होगा एल्केन का तो फिर क्या होगा, जब इनसफिशिएंट ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन हम देंगे तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और उसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बहुत ही डेंजरस होता है, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म विच इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ इंक। इंक हम मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटर इंक के लिए यूज़ करते हैं, और किसके लिए यूज़ करते हैं, ब्लैक पिगमेंट एंड एज अ फिल्टर्स। ये जो हमारा उससे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन से जो ब्लैक कार्बन फॉर्म होता है उसका यूजेस ये है, बट वो हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। उसको हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया उसका कुछ लाइंस लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन का। अब इसका हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन कैसे होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे इनसफिशिएंट मतलब एयर उतना नहीं प्रोवाइड करेंगे जितना उसको चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए मेथेन गैस लिया गया है और O2 गैस के प्रेजेंस में कंबशन हो रहा है तो कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन करता है, और वाटर तो निकलेगा ही, जो उसमें वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा जो होता है ये कार्बन ब्लैक होता है, यूज़ करते हैं इंक बनाने में और डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में यूज़ किया जाता है। अब देखिए कंट्रोल ऑक्सीडेशन मतलब कैसे होता है, जो अभी तो कंप्लीट कंबशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हमको कार्बन ब्लैक फॉर्मेशन हो रहा था। अब हमको अनदर कोई और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना होगा तो उसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कुछ ऐसे रिएजेंट यूज़ करेंगे जहाँ पे जो हमको नीड है उसको फॉर्म कर सकें। जैसे मान लीजिए मेथेन का अगर हम यूज़ करते हैं तो मेथेनॉल बनेगा। मेथेनॉल जो होता है एल्कोहलिक है, तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, इसलिए इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है एल्केन ऑन हीटिंग विथ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन और एयर एट हाई प्रेशर एंड इन presence of a suitable catalyst give a variety of oxidation products, ठीक। जैसे देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या है, मेथेन ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के प्रेजेंस में हीट को हम प्रोवाइड किए हैं तो मेथेनॉल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे मेथेन ही लिए हैं और इसमें ऑक्सीजन ही यूज़ किए गए हैं, मोलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज़ किए हैं, हीट किए हैं तो हमको मेथेनॉल मिला है। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ प्रोसेस इसमें नहीं है कि आप एक बार ऐसे देख लो तो मतलब हो जाएगा। इसको डायरेक्टली आपको रटना ही होगा सारा रिएक्शन, मतलब ये रिएजेंट के साथ में किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमने दूसरा रिएजेंट यूज़ किया मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो हमारा मेथेनॉल का फॉर्म किया। अब जैसे ही हम कोई एसिड का यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमने एसिड का यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में यूज़ किया मैग्नीज के साथ में, तो ये हमको क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक।
तो ये हो गया। और वाटर तो सब में इसमें वाटर निकलेगा, इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें भी वाटर निकलेगा। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में मतलब कि ये क्वेश्चंस आ सकता है। बस आपको ये रिएजेंट दे देगा और ये प्रोडक्ट ये सबस्ट्रेट दे देगा, पूछेगा प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब फोर्थ वाले स्टेप में दिया है, ऑर्डिनरीली जो हमारा एल्केन्स होते हैं रजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बट अगर हमारा एल्केन में टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, ये कार्बन है, इसके साथ में एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे भी CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है, तो ये हमारा टर्सरी हाइड्रोजन होता है। इस टाइप का अगर हमारा कंडीशन अवेलेबल है सबस्ट्रेट में, तो KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन करके हमारा क्या बनाएगा, ये मिथाइल प्रोपेन ऑल बनाएगा, मतलब कि एल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर टर्शरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है सबस्ट्रेट में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। अब देखिए फोर्थ वाला हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये क्या है, आइसोमराइजेशन। जब हम नॉर्मल एल्केन को क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इन दोनों के प्रेजेंस में अगर हम हीटिंग करते हैं तो हमारा जो नॉर्मल एल्केन है वो ब्रांच मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारा एन हेक्सेन था, एन हेक्सेन का जब हम इससे ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, देखिए 5 मेंबर का चेन बनाया हुआ है और एक मीथेन जो है सब्सटीट्यूट हो गया है सेकेंड पोजीशन पे। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपेन। पहले था हमारा एन हेक्सेन एज अ सबस्ट्रेट, बट ये अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या कर लिया, ब्रांच फॉर्म में प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। अब हमारा थर्ड पोजीशन पे अगर मेथेन ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गया हमारा आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन। इसका कंडीशन आप बस याद रखेंगे कौन से कंडीशन में होता है ये, क्या होता है, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो एल्केन जो होता है आइसोमराइजेशन देता है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, इसमें नॉर्मल एल्केन लेते हैं जो कि 6 उसमें मेंबर्स होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमको प्रोवाइड करना पड़ता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता है। तो क्या होता है हमारा ये एरोमेटाइजेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम। वेनेडियम का ऑक्साइड हो या फिर मॉलिब्डेनम का हो या फिर क्रोमियम का हो, ये सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं क्या करते हैं, सपोर्टेड ओवर द एल्यूमिना गेट, यानी कि डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगस। दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन और रिफॉर्मिंग। एरोमेटाइजेशन या फिर रिफॉर्मिंग दोनों हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 मेंबर का हमारा एल्केन लिया गया है और जो रिक्वायर्ड यहाँ पे रिएजेंट्स हैं, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है और जो हीटिंग का कंडीशन है 773 केल्विन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे तो हमारा यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते हैं और हमारा बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 मेंबर का हमने एल्केन लिया था। अगर जैसे ही हम एक मेंबर और बढ़ा देंगे तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C6 कार्बन का 6 मतलब लिए थे, और अगर हम C7 लेते हैं, मतलब कि 7 कार्बन एटम को लेते हैं तो टॉल्यूइन मतलब मिथाइल जो हमारा मीथेन है इस पे एक CH3 सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक, तो ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे हम उस पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हमको फॉर्म होता रहेगा। ठीक, ये हो गया हमारा 5th वाला केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, C7H8 एक टॉल्यूइन का फॉर्मूला है, तो इसके लिए आप कौन सा एल्केन सजेस्ट करोगे। तो इसके लिए एल्केन जो होगा C7H16, ये हमारा मतलब एल्केन होगा। इसका अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं इन सारे ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में तो हमारा टॉल्यूइन का फॉर्मेशन होगा, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है क्या, C7H8। ओके, ये हो गया हमारा
5th वाला केमिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं 6th वाला केमिकल प्रॉपर्टी क्या दिया। ये नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नीट के सिलेबस से हाइड्रोजन निकाल दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है इस वाले रिएक्शन में। तो ये मीथेन, अगर हम लोग स्टीम का जो टेम्परेचर होगा 1273 केल्विन रखते हैं और रिएक्शन कराते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा और डाई हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। तो गैस जैसे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है नीट के सिलेबस से, बट स्टिल ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसलिए इसको आपको मतलब माइंड में रखना पड़ेगा। मीथेन का अगर हम निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टीम प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसमें देखिए 7th केमिकल प्रॉपर्टी है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को हम और क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत हायर एल्केन जो होते हैं उनको हीट करते हैं, तो वो फ्रेगमेंट कर जाते हैं किसमें, स्मॉल एल्केन में या फिर एल्कीन में। ठीक, यही होता है पायरोलिसिस। इसमें देखिए ये 6 कार्बन एटम्स का लिया गया है यहाँ पे एल्केन, और 773 केल्विन हीट प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एल्केन में ये ब्रेक हो गया है। C6H12 में हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया इसमें, C4S8 में, और C2S6 बाहर हो गया इसमें, C3S6 हो गया इसमें, C2H4 अलग हो गया है, और CH4, मतलब कि ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट हो जाएगा जितने भी पॉसिबल फ्रेगमेंटेशन हो सकते हैं। ये हो गया पायरोलिसिस। अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पायरोलिसिस कौन सा मेथड यूज़ करता है, तो इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन का यूज़ होता है, और इसमें पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल का यूज़ करके हम प्रिपरेशन करते हैं किसका, ऑयल गैस का और पेट्रोल गैस का। और इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वो पायरोलिसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसमें जो हमारा देखिए एक एग्जाम्पल भी लिखा गया है, डोडाकेन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल होता है, और हीटिंग करने पे 973 केल्विन का हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम निकल। तो ये क्या करता है, मिक्सचर ऑफ हेप्टेन और पेंटेन का प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये हो गया हमारा ओवरऑल पायरोलिसिस। आइसोमेराइजेशन में भी हमें स्मॉल प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, बट उसको नहीं लिखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो स्मॉल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मेंशन नहीं किया जाता है, और इसमें भी अदर प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया गया है, स्मॉल प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे, तो उसको ज़्यादा मेंशन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। कन्फर्मेशन तो रह गया। चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं कन्फर्मेशन और एल्कीन का प्रॉपर्टी और उसका थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन है वो सब मैं बता दूंगी। कल के वीडियो में मैं एल्केन का कन्फर्मेशन लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।